स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे वॉर का सिचुएशन है, तो किस तरीके से इस वॉर सिचुएशन को स्टॉप किया जा सके उसके रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा कुछ पॉइंट्स का जो प्रपोजल है वो ईरान को सजेस्ट किया गया कि ईरान को उन पॉइंट्स के ऊपर में एग्री करना होगा। उस समय जो यूएस है अपने अटैक को स्टॉप करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम यूएस के जो प्रपोजल हैं उसके बारे में रीड करते हैं। यूएस ने एक कंडीशन है वो यहाँ पे सजेस्ट किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, जिसको कि मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज एज ए थ्रेट के रूप से ऑब्जर्व करते हैं, तो ईरान को इस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को स्टॉप है वो करना होगा। सेकेंड जो कंडीशन इनके द्वारा बताया गया है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, कि जब से वॉर सिचुएशन स्टार्ट हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे ईरान ने अपना जो कंट्रोल है वो सेटअप किया है, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है स्पेशली ऑयल एंड गैस का जिसमें डिस्टरबेंस है वो हुआ है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान है वो ओपन करे, जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से रिस्टोर है वो किया जा सके। अब स्टूडेंट्स, ये तो यूएस के प्रपोजल्स थे, यूएस के कुछ कंडीशंस थे। ईरान का जो स्टैंड है वो क्या है इन प्रपोजल्स के बारे में? ईरान ने कम्प्लीटली जो प्रपोजल है उनको यहाँ पे डिक्लाइन किया है कि ईरान इनके ऊपर में एग्री है वो नहीं करता है। ईरान ने खुद के अपने पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एग्रेशन आपने कैरी आउट किया है ईरान के टेरिटरी के अंदर में, तो ये जो एग्रेशन है, जो वॉर कंडीशन है, उसको आपको स्टॉप है वो करना होगा। सेकंड, इन्होंने जो पॉइंट सजेस्ट किया है वो ये है कि फ्यूचर के अंदर में इस तरीके से कोई अटैक आप ना करें, तो उसके लिए भी आपको कोई मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा और एग्री करना होगा कि फ्यूचर के अंदर में ईरान का जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक है वो नहीं किया जाएगा। अटैक है वो यूएस एंड इजराइल के द्वारा किया गया था इनिशियली पार्ट के अंदर में। तो वॉर की रिगार्डिंग में जो भी डैमेज हुआ है ईरान के वहाँ पे, तो वो डैमेज को आप देखिए कि जो पेमेंट है वो करना होगा, कुछ मनी का पेमेंट है वो किया जाए यहाँ पे एज ए फाइन के रूप से। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो ईरान के द्वारा सजेस्ट किया गया वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को हमने कंट्रोल किया है, तो ईरान का जो राइट है, नेचुरल एंड ह्यूमन राइट, उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में ईरान का जो कंट्रोल है उसको ये वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें। अब आप देखिए कि ये तो बेसिकली पॉइंट्स हुए बोथ कंट्रीज़ के। यूएस के अपने पॉइंट्स हैं, ईरान के अपने पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर में अगर बोथ कंट्रीज एग्री करेंगे तो वॉर सिचुएशन है वो स्टॉप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है, बट क्या स्टूडेंट जो कम्प्लीटली ये जो वाटर चैनल है जिसके ऊपर में अपना जो राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्या ईरान के द्वारा? जब हम रीड करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ तक कंट्रीज को राइट्स हुआ करते हैं टेरिटोरियल वाटर के जो एक्सटेंडेड एरिया है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग में कोई नया रिसर्च करना है उसके पर्सपेक्टिव से, बट जो ओपन सी का एरिया है वो सभी के लिए आप देखिए कि सभी के लिए ओपन हुआ करता है, सभी को उसके अंदर में राइट है। तो ओपन सी के एरिया के अंदर में ईरान का जो कंट्रोल है उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज है वो किया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। ये जो फोर्थ पॉइंट है ईरान का यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यूएन क्लोज के बारे में पता होना चाहिए कि जो टेरिटोरियल वाटर हैं इन सभी को यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ द सी के बारे में, तो यूएन क्लोज के द्वारा यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है कि किस कंट्री का कहाँ तक कंट्रोल है, और उसके आउटसाइड एरिया को हम ओपन सी है जो सभी के लिए ओपन है उसके रूप से कंसिडर किया करते हैं। यूएन क्लोज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? क्या जमैका के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। 1982 के समय ये जो कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया का ये जो वॉर सिचुएशन है वो इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, हमारे यहाँ पे कैसा सिचुएशन डेवलप हुआ, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो इन कंट्रीज़ के अंदर में वर्क किया करते हैं। हमारा जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसके लिए भी हम लार्जली वे के अंदर में इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हुआ करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर में जो ऑल पार्टी मीटिंग है जो कंडक्ट हुआ था, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया था, और रिसेंटली जो ईरान और यूएस के बारे में यूएस के द्वारा जो डिस्कशन किया गया है, इसमें भी आप देखिए कि हमारा जो नाइबर कंट्री है पाकिस्तान, उसका नेम इमर्ज हुआ है कि उन्होंने मीडिएशन करवाया है ईरान और यूएस के बिटवीन के अंदर में। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने एज ए पाकिस्तान को दलाल के रूप से जो जो यहाँ पे एड्रेस किया है कि वो कंट्री है जो मीडिएशन का काम है वो किया करता है, और आज से मीडिएशन का काम नहीं है, 1980s के समय से उन्होंने ये मीडिएशन का काम स्टार्ट किया था, जिससे कि वो बोथ पार्टी से कुछ ना कुछ बेनिफिट है उसको रिसीव कर सकें।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऐसे रिजर्व्स को सेटअप किया जाता है, तो 74 डेज का जो रिजर्व है वो बताया गया है पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर में। ऑल पार्टी मीटिंग एक क्या फॉर्मूला है, आप देखिए कि जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनके साथ में डिस्कस किया जाता है। कोई भी सिचुएशन है जो इमर्ज हुआ हो कंट्री के पर्सपेक्टिव से, जो यहाँ पे स्टैंड है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात, ये तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ये मेजर्स हैं, सभी पार्टीज़ में कॉन्फिडेंस वो बिल्ड हो सके, गवर्नमेंट अपना जो स्टैंड है उसको क्लियरिफाई कर सके पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वंदे मातरम के बारे में है। आप देखिए कि जनवरी के मंथ के समय हम रीड करते हैं कि जो वंदे मातरम है उसके रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो एक एडवाइजरी को इश्यू करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको आप देखिए कि नेशनल एंथम के रिगार्डिंग में किसी तरीके का क्या कोई कंट्रोवर्सी है, या यहाँ पे मैंडेटरी है जो वंदे मातरम का जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करना, नहीं तो आपको कोई पनिशमेंट है वो पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यही है कि कम्प्लीटली एडवाइजरी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। सेकंड आप देखिए कि किसी भी तरीके से जो थ्रेट है वो नहीं है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नेशनल सॉन्ग के बारे में पता होना चाहिए कि 1875 का वो समय है जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बंग दर्शन नाम का जो मैगजीन हुआ करता था, मैगजीन का नाम क्या है, बंग दर्शन है। बंग दर्शन नाम का जो मैगजीन है उसके अंदर में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया जाता है वंदे मातरम को। 1882 के समय जो उनका नोवेल है आनंद मठ उसके अंदर में इसको पब्लिश किया गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इसका जो पब्लिकेशन है कि आनंद मठ के अंदर में हुआ था या बंग दर्शन के अंदर में। द हिंदू ने ही, आप देखिए कि जब इसके 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं तो द हिंदू ने बेसिकली नवंबर दिसंबर के समय काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश किए थे इसके बारे में। 1882 के समय आनंद मठ के अंदर में इसको लिखा गया है। फिर आप देखिए कि 1896 का जो कांग्रेस सेशन था जिसमें इसको फर्स्ट टाइम गाया जाता है, कांग्रेस सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, कलकत्ता के वहाँ पे जो कांग्रेस सेशन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लेटर फेज के अंदर में अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो 24 जनवरी 1950 को इसको एज ए नेशनल सॉन्ग के रूप से रिकॉग्नाइज है वो करता है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करते हैं कि एवरी इंडियन सिटीजन का कुछ ड्यूटीज़ हैं इस कंट्री में अगर आप रहा करते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में आप देखिए कि जो क्लोज 1 है जो मेंशन करता है कि अबाइड बाय द जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वैल्यूज़ को आपको अबाइड करना होगा और रेस्पेक्ट करना होगा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। नेशनल सॉन्ग के बारे में वहाँ पे नहीं मेंशन है। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, ये जो 3 टर्म है वो दे दिए जाएं कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, इनमें से किन के बारे में जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर में मेंशन है, पार्ट 4A के अंदर में उनके बारे में मेंशन किया गया, तो नेशनल सॉन्ग है वो वहाँ पे नहीं मेंशन है। हमारे ये जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग भी है, और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इसके अलावा आप देखिए कि कॉमनवेल्थ के लिए जो मेंबरशिप है उसको हमारा रिकॉग्नाइज करना, इंडिया का जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ के जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ पे, ये सब वर्क हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही किए गए थे। तो काफ़ी बार एक बेसिक क्वेश्चन हुआ करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऐसे कौन से काम किए थे। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो उनके द्वारा किए गए जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 2 है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। एक होमवर्क आपको यहाँ पे देते हैं, कॉमनवेल्थ के बारे में हमने मेंशन किया, मैक्सिमम वो कंट्री हुआ करते हैं जो ब्रिटेन का कभी ना कभी कॉलोनी हुआ करते थे। पर प्रेजेंट समय के अंदर में जो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वहाँ पे आप देखिए कि कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कभी कॉलोनी नहीं थे। तो वो कौन कौन से कंट्री हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो भी आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेशनल फ्लैग के बारे में अगर हम रीड करें तो पिंगाली वेंकैया नाम के जो पर्सन है जो हमारा प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया था उनके द्वारा। उससे पहले भी आप देखिए कि जो फ्लैग है वो डिफरेंट रहा है, जैसे कि 1907 के समय में मैडम बीकाजी कामा है उनके द्वारा फॉरेन लैंड के ऊपर में इंडियन फ्लैग है जिसको कि फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो वो बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा जो फ्लैग को यूज किया गया वो डिफरेंट हुआ करता था प्रेजेंट जो हमारा फ्लैग है उसके साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एंथम के बारे में, जो जन गण मन है 1911 के समय जो कांग्रेस सेशन होता है वहाँ पे इसको गाया जाता है,
और हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं उनके द्वारा इसको लिखा गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जगह है जहाँ पे इसको ट्रांसलेट है वो किया गया था, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है। कहाँ पे उसको ट्रांसलेट किया गया था, जिसके बारे में यूपीएससी ने 2021 का जो पेपर था उसके अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा था। 21 के पेपर में यूपीएससी ने वो क्वेश्चन है वो पूछ लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर के बारे में है। काफ़ी बार हम रीड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होने लगा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा है, तो उसकी वजह से हमारे रिवर्स के अंदर में जो रिवर्स का जो वाटर फ्लो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो रिवर्स हैं जो ग्लेशियर्स के ऊपर में डिपेंड करती हैं, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो रिवर्स हैं वो मैक्सिममली आप देखिए कि मानसून कंडीशंस हैं, कोई वाटर रिजर्वोयर हैं उनके ऊपर डिपेंड है वो किया करती है, और नॉर्दर्न पार्ट का ग्लेशियर के ऊपर में। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप देखिए कि जो ग्लेशियर हैं वो तो मेल्ट होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको नॉर्दर्न इंडिया के रिवर्स के अंदर में मिलेगा। पर सदर्न इंडिया का जो रिवर है कावेरी रिवर के बारे में एक स्टडी बताता है कि उनका जो ओवरऑल वाटर का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा 2050 तक, ये स्टडी के अंदर में बताया गया। कावेरी रिवर है जिसके वाटर शेयरिंग के बारे में काफ़ी बार डिस्प्यूट हुआ करते हैं। कर्नाटका का आप देखिए कि क्लेम है वो डिफरेंट होता है, तमिलनाडु का जो क्लेम है वो डिफरेंट हुआ करता है। उसके बिहाइंड में और भी कुछ रीजन है। रीजन क्या है, वहाँ का जो मानसून कंडीशन। आप देखिए कि जो 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 यहाँ पे कावेरी रिवर है ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट करती है, जिसमें केरल से आने वाली कुछ रिवर्स हैं उनका भी रोल है इस रिवर के बारे में, कावेरी रिवर के बारे में। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे इसका हाफ ऑफ द कोर्स है, रिवर का जो हाफ कोर्स है वो बारिश रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से, और हाफ ऑफ द कोर्स जो तमिलनाडु का जो एरिया है वो बारिश रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जो रिट्रीटिंग मानसून हुआ करता है अक्टूबर नवंबर मंथ के दौरान में, जब हमारा मानसून विंड वापस से रिटर्न करती हैं। तो उस दौरान में आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल के अंदर में वो मॉइस्चर को गेन करती हैं, फिर से जो वाटर कंटेंट है उनको वो रिसीव करती हैं वहाँ पे, और इनके द्वारा जो बारिश किया जाता है कोरामंडल कोस्ट का ये जो एरिया है, जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ पे जो बारिश है जो आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून से हुआ करती है। तो ये कावेरी रिवर के बारे में है कि बोथ मानसून से ये इनका बारिश है वो रिसीव होता है। तो जो तमिलनाडु है उनका क्लेम रहेगा सितंबर अक्टूबर या जुलाई अगस्त के समय में, क्योंकि उस समय आप देखिए कि बारिश को हुए हुए 10 मंथ के आसपास समय हो चुका होता है, वाटर का जो डिमांड है वो इंक्रीज होता है उस समय में। और कर्नाटका के वहाँ पे उस समय जो बारिश का जो मानसून कंडीशंस है वो कंप्लीट है वो हो चुका होता है। इस कावेरी रिवर को एक डिफरेंट नेम से भी जाना करते हैं, क्या इसको पोनी नाम का जो नाम है वो भी दिया जाता है क्या वहाँ पे, तो ये आप रीड करना इसके बारे में भी, कावेरी रिवर के बारे में हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पूरे देश का आम नागरिक जो हमारे कंट्री के अंदर में एविएशन सेक्टर को बूस्ट किया जा सके, स्पेशली जो टायर सेकेंड हैं, टायर थर्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो उस स्कीम के बारे में कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो सब्सिडी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसको अब आप देखिए कि 3 ईयर से 5 ईयर के लिए उस सब्सिडी है उसको एक्सटेंड किया गया है टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटीज़ के अंदर में। जो उड़े देश का आम नागरिक जो कि हमारी कंट्री में कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा, जो कंट्री के अलग अलग सिटीज़ के अंदर में लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैवल को कैरी आउट करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्कीम के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो INDC टारगेट्स हैं उनको हमने अपडेट है वो किया है। ब्राज़ील के वहाँ पे UNFCCC का जो मीटिंग है वो हुआ था, UNFCCC का मीटिंग हुआ था, तो उस समय हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं या इन्वायरमेंट मिनिस्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे उन्होंने एग्री किया था कि हमारे जो INDC टारगेट्स हैं उनको हम अपडेट करेंगे, INDC टारगेट्स को हम अपडेट करेंगे, जो कि COP21 के समय आप देखिए कि इनिशियली जो कंट्रीज़ हैं वो एग्री करते हैं। फ्रांस के वहाँ पे जो पेरिस में जो COP21 हुआ था वहाँ पे हर एक कंट्री का कमिटमेंट रहेगा कि जो एमिशन है उसको वो रिड्यूस करें। तो टारगेट्स को अपडेट करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है कि टोटल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है, टोटल जो हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं जिनमें नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं जैसे कि सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और आप देखिए कि अलग अलग जो सोर्स हैं यहाँ पे विंड जो अलग अलग सोर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हुए 60% हम हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लीन एनर्जी है उसका जनरेशन करेंगे 2035 तक। 35 तक हम 60% का जो जनरेशन करेंगे। पहले ये जो परसेंटेज है वो 40 हुआ करता था, जिसको इंक्रीज करते हुए अब 60 है वो किया गया है। 2 और टारगेट यहाँ पे कमिट किए गए हैं।
कार्बन का जो एमिशन है हमारे कंट्री में, जिसको 47% हम रिड्यूस करेंगे 2005 का जो जीडीपी लेवल है उसके कंपैरिजन के साथ में। तो आप देखिए कि 47% हम यहाँ पे कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 47% कार्बन का जो एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे यहाँ पे कार्बन सिंक के बारे में, कि जो कार्बन प्रोड्यूस भी होता है, एमिशन भी होता है, उसके लिए नेचुरल सिंक है उसको हम डेवलप करें। जैसे कि आप देखिए कि नेचुरल सिंक क्या हुआ करता है, जैसे ट्रीज का जो यहाँ पे नंबर्स है उनको इंक्रीज किया जाए। तो 3.5 बिलियन टन्स के जो प्रेजेंट टारगेट है 3.5 बिलियन टन्स का, उसको इंक्रीज करते हुए 4 बिलियन टन्स के आसपास हम कार्बन सिंक का डेवलपमेंट करेंगे, जो कि ट्रीज हमारे नेचुरल सिंक हुआ करते हैं, कार्बन को वो कैप्चर हैं, वो किया करते हैं। तो ये कार्बन सिंक का बारे में है, कार्बन एमिशन के बारे में है, और एनर्जी प्रोडक्शन में 60% एरिया है जो किससे रहेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल से रहेगा 2035 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइना के साथ में बॉर्डर के बारे में है। आप देखिए कि चाइना बॉर्डर को कौन सा हमारा फोर्स है जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आईटीबीपी के नाम से हम उस फोर्स को जाना करते हैं। इंडियन तिब्बतियन जो फोर्स है आप देखिए कि जो आईटीबीपी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितना है, 3488 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जो कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि लद्दाख के साथ में एरिया शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है वहाँ पे। फिर आप देखिए कि जो मिडिल सेक्टर है जिसके अंदर में हम उत्तराखंड एंड डेट हमारा सिक्किम का जो पार्ट है उसको भी इंक्लूड किया करते हैं, नाथुला तक का एरिया है वहाँ पे। और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे हम मैकमोहन लाइन है वो कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया कि चाइना के साथ में जो 2020 के समय गलवान वैली के अंदर में जो क्लैश हुआ था, उस क्लैश के बाद में हमारा जो पेट्रोलिंग है वो इंक्रीज हुआ है, पेट्रोलिंग इंक्रीज हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टैंड है। गलवान वैली है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, लद्दाख का जो नियर बाई एरियाज है वहाँ पे, और चाइना के साथ में आप देखिए कि बॉर्डर है वो शेयर करता है। वहाँ के कुछ प्लेसेज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में तो सियाचिन ग्लेशियर है जिसके साथ हमारा पाकिस्तान के साथ में क्लैश हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत हमने कैरी आउट किया था 1982 के समय में। उसका जो ईस्टर्न पार्ट है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक एरिया है दौलत बेग ओल्डी, हमारा जो हाईएस्ट आप देखिए कि जो प्लेस है जहाँ पे हमारा एयर स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। और हमारी गवर्नमेंट का प्रपोजल भी ये है कि वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप है जिसको डेवलप किया जा सके, मॉडर्न कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो जिसमें हम हमारे जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर सकें। इसी ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि एक हमारे यहाँ पे एक लेक भी है जिसको कि हम पेंगयोंग लेक के नाम से जानते हैं। पेंगयोंग लेक भी है, उस क्लैश के दौरान में न्यूज के अंदर में था। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको आप मैप के ऊपर में ज़रूर से प्रैक्टिस करना, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गलवान वैली के बारे में, यहाँ पे ये मेंशन हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि क्यूबा के बारे में है। क्यूबा जो कि कैरेबियन कंट्री है और जिनको कि हम ग्रेटर एंटिलीज के रूप से भी कंसिडर करते हैं, कि कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं, अलग काफ़ी सारे आइलैंड हैं, जिनमें से कुछ ऐसे आइलैंड हैं जैसे कि क्यूबा हुआ, जैसे कि जमैका हुआ, हेती हुआ। ये कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो ग्रेटर हैं, उनका जो जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर में साइज उनका लार्जर है, तो उनको ग्रेटर एंटिलीज के नाम से कंसिडर किया करते हैं। तो क्यूबा के वहाँ पे क्या हुआ है, क्यूबा के वहाँ पे यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि कोई भी कंट्री है वो अपना जो ऑयल है उसका सप्लाई नहीं करेगा। क्यूबा का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो लार्जली वे के अंदर में पेट्रोल एंड ऑयल का जो सप्लाई है उसी के ऊपर में डिपेंड हुआ करता है। तो क्यूबा के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो क्राइसिस हुआ है यूएस के इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो क्यूबा का क्लेम क्या है कि वो यूएस के साथ में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं करेंगे। 1960s के समय से कंटिन्यूस यूएस एंड क्यूबा का जो सिचुएशन है वो चला करता है एक दूसरे के अगेंस्ट में, जो आप देखिए कि उनके कंसर्न्स हुआ करते हैं। और फिर जब बराक ओबामा का जब टाइम पीरियड था, जब आप देखिए कि लिटिल बिट क्यूबा और यूएस के जो रिलेशन है वो रीस्टोर हुए थे। बट ग्लोबल कम्युनिटीज़ के लिए भी एक आप देखिए कि यहाँ पे एक कंसर्न है कि यूएस ने जिस तरीके से चाहे वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जो रीजन हो, जो जहाँ पे यूएस अपना डोमिनेशन को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसमें वेनेजुएला में उन्होंने इंटरवेन किया, क्यूबा के वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो किसी और कंट्री के वहाँ पे भी यूएस है वो अपना
जो मनमर्जी के जो पॉइंट्स हैं, मनमर्जी के जो उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो अटैक है वो कर सकता है। तो ग्लोबल कम्युनिटीज़ इन सभी सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड यहाँ पे करें, यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे इसको रेस्पॉन्ड है वो किया जाए, जिससे कि जो प्लेटफॉर्म का भी आप देखिए कि एक इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे डेवलप हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेस्ट के बारे में है, आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे एआई का समिट हुआ था तो उस समय में यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक विंग हुआ करता है जिसको यूथ कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो उस विंग से रिलेटेड कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो उसी के बारे में डिस्कशन ये है, डेमोक्रेसी, डिसेंट और नेशनल इमेज के बारे में। क्या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमें जो प्रोटेस्ट है वो करना चाहिए? आप देखिए कि प्रोटेस्ट करना तो बेसिकली यहाँ पे हर एक पर्सन का राइट है, जो फंडामेंटल राइट के अंदर में भी आपको मिलता है कि आप प्रोटेस्ट है वो कर सकते हो। स्ट्राइक बेसिकली आपको नहीं है, स्ट्राइक के बारे में आपको इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है वहाँ पे जो एक लीगल राइट के रूप से वो अवेलेबल है। तो डेमोक्रेसी के अंदर में प्रोटेस्ट करना तो इम्पोर्टेंट है, बट जिन्होंने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है तो उसकी सिक्योरिटी को प्रॉपर वे के अंदर में स्ट्रेंथन किया जाए, वो सिक्योरिटी एजेंसीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डेमोक्रेसी में डिसेंट यहाँ पे और प्रोटेस्ट जो है वो पार्ट है बेसिकली डेमोक्रेटिक राइट्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स WTO के बारे में है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुआ करता है WTO का। तो आप देखिए कि WTO का जो 14 मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है वो कैमरून के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या इश्यू यहाँ पे हो सकते हैं, एक तो आप देखिए कि ग्लोबल जो जो ट्रेड है जिसमें जिस तरीके से डिस्टरबेंस हुए हैं, कुछ कंट्रीज़ ने टैरिफ को इम्पोज किया है, दूसरे कंट्री से आने वाला जो ट्रेड है जिसमें डिस्टरबेंस हो, तो यहाँ पे WTO का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रेजेंट समय में जो नॉर्मल जो ट्रेड है उसको रिस्टोर किया जा सके, मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यहाँ पे बेटर वे के अंदर में यूज हो सके, और ई कॉमर्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे डिस्कशन है, जो जो कुछ कंट्रीज़ के जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व है वो किया जाए। तो ये WTO के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो कंट्रीज इनके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। WTO कब इस्टेब्लिश हुआ था? आप देखिए कि WTO से पहले जो GATT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उससे पहले आप देखिए उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है 10 ईयर के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया गया था, और 1995 के समय WTO है उसको इस्टेब्लिश किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। मिनरल वाटर के बारे में है, मिनरल वाटर बेसिकली क्या हुआ करता है, नेचुरल फॉर्म के अंदर में जो वाटर मिला करता है जिसमें नेचुरल वे के अंदर में मिनरल्स हुआ करते हैं, उसको हम मिनरल वाटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मिनरल वाटर को क्या क्लीन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली बोतल के अंदर में उसको यहाँ पे पैक है वो कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ अगर इसमें इम्प्योरिटी हैं तो उनको आप देखिए कि रिमूव किया जाता है कम्प्लीटली प्रोसेस के थ्रू में, और बाद में जो मिनरल वाटर है उसको पैक किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में एक यहाँ पे कोड भी हुआ करता है, कोड वहाँ पे ऑपरेट करता है, जिससे हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और FSSI नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और FSSI नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, वो एक कोड को सेटअप करते हैं, एक यहाँ पे ISI मार्क को सेटअप करते हैं मिनरल वाटर के रिगार्डिंग में या क्वालिटी वाटर के बारे में। तो बेसिकली मिनरल वाटर के बारे में यहाँ पे मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर पर्सनस का जो बिल आया है उसके बारे में कुछ लोगों ने रिजाइन किया है। नेशनल आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस के बारे में है, वहाँ से लोगों के द्वारा रिजाइन किया गया। राज्यसभा में भी जब बिल प्रपोज हुआ तो वहाँ पे भी आप देखिए कि अपोजिशन ने उसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेस्ट किया है कि जो जेंडर चॉइस है यहाँ पे, तो थर्ड जेंडर को जो कि नालसा के थ्रू दिया गया था कि उनको अपना जो जेंडर का जो चॉइस है नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में, उसी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, डिस्क्रिमिनेटरी कोई अप्रोच ना हो, बोर्ड को यहाँ पे ना सेटअप किया जाए कि बोर्ड यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन पर्सन है जो ट्रांसजेंडर सेक्शन में आया करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें CBI इंक्वायरी के बारे में है, स्टेट्स के वहाँ पे जब भी कोई क्राइम होता है तो एक लार्जर वे के अंदर में डिमांड होता है कि उस क्राइम को CBI से इन्वेस्टिगेट है वो करवाया जाए। काफ़ी बार आप देखिए कि इसके कंसर्न इस वजह से हैं क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो भी वहाँ पे अपोजिशन के अंदर में रहता है उनका कंसर्न होते हैं कि पुलिस का मिसयूज ना हो, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को ना सेटअप करे। स्टूडेंट CBI को जब भी स्टेट्स में इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो CBI को जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको कंसेंट प्रोवाइड करे। अगर हमारे कोर्ट्स एग्री करते हैं, कोर्ट्स यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि CBI इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो CBI के द्वारा किया जाता है। पर CBI के भी कुछ नेगेटिव हैं। नेगेटिव क्या है
कि समय समय पे ऐसे केसेज उनको दे दिए जाते हैं जो आप देखिए कि इनिशियली उनका जो जहाँ पे वो क्राइम कमिट हुआ है, उनके जो जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो फैब्रिकेट हो चुके हैं। और जो सक्सेस रेट है फिर सीबीआई का काफ़ी कम है उन केसेज के अंदर में। तो हर एक केस को यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी किया जाए और सीबीआई उसको इंक्वायरी करेगा, तो आप देखिए कि फिर जो रिजल्ट्स हैं वो जो नंबर्स हैं वो उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से डिमांड हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरबीआई को सजेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि 4% का जो टारगेट है उसको आपको यहाँ पे रखना है, और 4% के अंदर में जो ±2 का भी यहाँ पे नंबर्स बताए गए हैं कि मैक्सिमम आप 6% जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको रख सकते हो और मिनिमम 2%। 4% को टारगेट रखना है, ±2 का आपको यहाँ पे वेरिएशन है वो अलाउ है, ये आरबीआई को कहा गया है। वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट है, तो क्या वहाँ पे जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी कुछ डैमेज हुआ है क्या? यस स्टूडेंट्स, पर्शियन गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ वहाँ पे टर्टल्स हैं वो मिला करते हैं, तो टर्टल्स को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आप देखिए कि डुगोंग जो हम जिनको कि हम सी काऊ के नाम से जानते हैं, जो डुगोंग है जिनका ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के ऊपर में जो प्रेजेंस है वो पर्शियन गल्फ के वहाँ पे है, तो उनके भी नंबर्स को डैमेज हो सकता है। और वहाँ पे जो कोरल्स हैं, कोरल्स का जो प्रेजेंस है पर्शियन गल्फ में, उसकी भी डैमेज को यहाँ पे कहा गया है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के बारे में है, आप देखिए कि यूएस के जो लीडर हैं जो कि चाइना के वहाँ पे विजिट के लिए जाते, तो वहाँ पर उसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं। अभी जो वेस्ट एशिया का वॉर है जिसकी वजह से चेंजेज हुए हैं। और लास्ट टाइम आप देखिए कि यूएस के लीडर ने यूएस और चाइना को G2 के रूप से कंसिडर किया था कि बोथ कंट्रीज हैं वो ग्लोबल पावर्स हैं, यहाँ पे G2 हैं उसके रूप से मेंशन किया था जुलाई अगस्त के समय में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इराक के बारे में है, इराक के वहाँ पे भी स्ट्राइक हुआ है, तो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में ईरान ने इराक के द्वारा अपना जो 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 शिकायत है, जो कंप्लेंट है वो फाइल किया गया है कि उनके भी वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो जो अटैक है वो यहाँ पे हुआ है। अफ्रीका के जो लोग हैं जिनको कि यूरोपियन जो डोमिनेटेड पावर्स हैं वो आप देखिए कि स्लेव के रूप से ले जाया करते थे, और ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे उनको कोई आप देखिए कि लेबर वर्क करना होता था तो वहाँ के लोगों को ले जाके लेबर वर्क है वो करवाया करते थे, तो जिसको कि बेसिकली आप देखिए कि स्लेव ट्रेड के नाम से जानते हैं। फ्रांस के बारे में जब आप रीड करोगे, फ्रांस के वहाँ पे तो आप देखिए कि कुछ पोर्ट ही हुआ करते थे, कुछ पोर्ट ऐसे थे जहाँ पे स्लेव्स को लाया जाता था, फिर उनको अलग एरिया के अंदर में डिप्लॉय किया जाता था, और स्लेव्स को ये लाया करते थे जिसको कि ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी के रूप से यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे जो बताया गया है। नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है, नॉर्दर्न कोरिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के बारे में मेंशन है वो किया गया। इजराइल ने अपना जो कंटिन्यूस अटैक किया है लेबनान के वहाँ पे, और हजीबुल्लाह उनके अगेंस्ट में इनके अटैक्स हैं। और फिर वेस्ट एशिया के बारे में है कि वेस्ट एशिया में अपने जो एलीट ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया है यूएस ने, उनके जो 1000 के आसपास एलीट ट्रूप्स हैं जो वेस्ट एशिया के अंदर में आए हैं, तो हो सकता है कि जो वॉर सिचुएशन है वो लार्जर वे के अंदर में हो, ईरान यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऐसा थ्रेट है वो किया गया हो यूएस के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।